मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से मैं आपके सामने आज जो पूर्व का टॉपिक था मांग के टॉपिक को कंप्लीट करते हुए उसका जो सेकंड स्टेप आता है मांग की लोच का अर्थ व अवधारणा। मांग की लोच के बारे में बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि मांग और मांग की लोच में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, मांग की लोच क्या है? मांग की लोच यानी जो वस्तु की कीमत और मांग के मध्य जो परिवर्तन हुआ है उसकी दर को मापने का एक पैरामीटर है जिसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर, वो मांग की लोच कहलाती है। और आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे। इस चीज को पढ़ने से पहले यदि जो मेरे नए साथी मुझसे जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक को पूरा जानने से के लिए वो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूं। मांग की लोच का अर्थ व अवधारणा कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। तो मैंने जैसे ही आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसकी दर को मापने का जो कार्य है वो मांग की लोच के द्वारा किया जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अन्य बातें यथा स्थिर रहे, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन की दर है वही मांग की लोच कहलाती है। और यही परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने भी दे रखी है। देखिए, यहाँ मैंने वही परिभाषा लिखी है जो आपकी किताबों में दे रखी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मांग की लोच के बारे में नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। और मांग के जो अवधारणाएं हैं या प्रकार जिसको हम लोग कह सकते हैं कीमत लोच, आय लोच और आड़ी तिरछी वजह लोच, ये 3 प्रकार की अवधारणाएं होती है जिसे हम प्रकार के रूप में भी जानते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को लगभग बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत 12th बोर्ड के हो या फिर MA BA BCom या MCom के क्षेत्र में जब आप MA इन इकोनॉमिक्स MCom इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या BA में आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है या BCom में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है या 11th 12th में है, तब भी ये कम से कम 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन बनके आते हैं इनमें से। तो देखिए, यहाँ प्रथम हम लोग जानेंगे मांग की लोच के बारे में। देखिए, मांग की लोच कहते किसे हैं? देखिए, मांग की लोच प्रोफेसर मार्शल जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं उनके द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर, किसकी दर? परिवर्तन की दर। यानी जो परिवर्तन हुआ है किसके कारण? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कह सकते हैं, कीमत में परिवर्तन कह सकते हैं। इसमें परिवर्तन के कारण जो मांग की दर में परिवर्तन हुआ है वही आपकी मांग की लोच कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है प्राइस जो दे रखी है और क्वांटिटी जो दे रखी है उस मूल्य पर, यानी वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती है? घट जाती है। और उस कारण से मांग में जो परिवर्तन हो रहा है यानी मांग बढ़ रही है और जितनी बढ़ रही है उसकी जो दर रहेगी, जो रेट रहेगी, वही क्या कहलाएगी? मांग की लोच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मांग की लोच कहलाएगी। अब देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा या मांग की दर में परिवर्तन, वही मांग की लोच कहलाती है। अब आता है मांग की लोच की अवधारणा या प्रकार। ये 3 प्रकार होते हैं। इस टॉपिक में हम लोग केवल मात्र मांग की लोच के बारे में ही पढ़ेंगे। आड़ी या आय मांग है वो हम आगे वाले एक टॉपिक, क्योंकि ये बहुत लंबी टॉपिक के रहते हैं। 6 नंबर का महत्वपूर्ण 6 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस टॉपिक को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। एक साथ में पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो क्या हो जाता है कि एक तरह से वो सारा कचरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो दे रखा है मांग की कीमत लोच फर्स्ट तो दे रखा है। अब यहाँ मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा कि मांग की आय और कीमत और आड़ी तिरछी वजह लोच में क्या परिवर्तन है। और सेकंड दे रखा आड़ी आय लोच
और तीसरी है आड़ी तिरछी वज्र लोच। इसके देखिए किताबों में काफी आड़ी ही लोच कहा गया है, लेकिन इसके दो अन्य नाम भी है जिसे तिरछी लोच और वज्र लोच भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ मैं सीधा थोड़ा सा इस तीनों मांगों के बारे में बता देता हूँ, लोचों के बारे में। देखिए जहां कीमत दे रखी है तो इसमें परिवर्तन से मांग में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन से मांग में परिवर्तन, और यहां समस्या आती है सर ये आड़ी और तिरछी और वज्र, ये तो नाम ही ऐसे अलग अलग है। तो यहां पर क्या होता है, यहां दो वस्तु आ जाती है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। इनमें परिवर्तन के कारण, यानी एक वस्तु में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार की मांग को हम लोग आड़ी तिरछी वज्र लोच या मांग कह सकते हैं। तो यहाँ ये तीनों मांगों के बारे में आपको याद होना चाहिए। देखिए फर्स्ट कीमत, सेकंड आय और तीसरी आड़ी तिरछी वज्र लोच, ये तीन लोचें होती हैं या तीन अवधारणाएं कह सकते हैं मांग की लोच के। और यहाँ फर्स्ट जो मांग दे रखी है कीमत लोच, अन्य बातें स्थिर है। देखिए यहाँ इस पॉइंट को लिखना अति आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि यदि इनमें से किसी में परिवर्तन होता है तो यहाँ ये मांग की लोच का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ ये अन्य बातों को स्थिर रहना होगा, जिसमें आय हो सकती है, रुचि हो सकती है, फैशन हो सकती है, या पूरक या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें हो सकती हैं। ये स्थिर होगी तभी एक कीमत लोच का जो परिभाषा है वो परिभाषित हो पाएगी, अन्यथा इनकी परिभाषाएं परिभाषित तो नहीं हो पाएगी, वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब एज ए एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि यहाँ पर क्या कहा है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से होने पर उसकी मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही कीमत लोच कहते हैं। तो देख लीजिए कि हमारे पास देखा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सपोज मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है वो दे रखी है 10 रुपए। कितनी दे रखी है, 10 रुपए। उस वक्त उस उपभोक्ता की आय थी वो मान लीजिए 5,000 रुपए थी, और उसकी मांग मात्रा थी यानी क्वांटिटी है वो 10 इकाइयाँ थी। और जैसे उसकी आय है 10 रुपए हो गई, 10,000 हो गई, और प्राइस बढ़कर 12,000 हो गई, और क्वांटिटी वो बढ़ाकर कितनी कर देता है, 15 इकाइयाँ। तो अब आप यहाँ पर ये समस्या हो जाएगी, कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन मांग भी बढ़ रही है। कारण क्या हुआ, आय के बढ़ने के कारण मांग बढ़ी। तो यहाँ जो मांग का नियम है वो लागू नहीं हो रहा। मांग का नियम क्या कहता है, प्राइस, पी का प्राइस घटेगी तो क्यू का क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और प्राइस का बढ़ना और क्वांटिटी का घटना ये मांग का नियम कहलाता है, ये मांग का नियम कहलाता है। तो यहाँ वो नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि इस नियम के अंतर्गत ये बातें क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तभी नियम लागू हो पाएगा। तो यहाँ परिभाषा क्या बनती है, अन्य बातें स्थिर रहे, आय, रुचि, फैशन, पूरक वस्तुएं ये क्या रहे, स्थिर रहेगी, तथा वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग की कीमत लोच कहलाती है। यानी कीमत में क्या हो रहा है, आनुपातिक और प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक और प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण मांग में आनुपातिक और प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। कीमत लोच देखिए नाम से सिद्ध रखना है, कीमत लोच का मतलब होता है कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, जिससे मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, वही आपकी कीमत लोच कहलाती है। सूत्र क्या बन जाएगा कि मांग मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक प्रतिशत का भाग लगाने पर प्राप्त होने वाली मांग मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच कहलाएगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सूत्र बताया था कि मांग मात्रा में परिवर्तन में कीमत में परिवर्तन का भाग लगाते हैं तो मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। उसी प्रकार एक उसी का ही इंग्लिश में जो सूत्र बना रखा है, अन्य सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। यहाँ क्या सूत्र दे रखा है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब ये सूत्र
आप कहोगे कि डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या रहता है? परिवर्तन। किस में परिवर्तन? मांग मात्रा में परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन कब होता है कि पहले की तुलना में अब कितना परिवर्तन हुआ है। यानी मान लीजिए डेल्टा क्यू, पहले हम 10 इकाई की मांग कर रहे थे, अब 15 कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 का परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार पहले की तुलना में अब में परिवर्तन वो कहलाएगा डेल्टा क्यू। यानी पहले 10 इकाई मांग रहे थे और किसी कारणवश कीमतों में परिवर्तन हो गया और कीमतों में परिवर्तन होने से उसकी मांग बढ़कर 15 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ? 5 इकाई का। तो यहाँ डेल्टा क्यू कितना होगा? 5। ठीक है। उसी प्रकार डेल्टा पी क्या है? वही कीमत में परिवर्तन। अब कीमत में परिवर्तन क्या है? कीमत में मान लीजिए पहले कीमत थी 10 रुपए और अब वो घटकर कितनी हुई है? 8। तो कितना परिवर्तन हो गया? 2 का। तो ये डेल्टा पी होगा। यहां उसके बाद दे रखा है आपका पी जो पहले कीमत देगी, सबसे पहले यानी परिवर्तन होने से पहले की कीमत पी कहलाएगी। और क्यू मात्रा में परिवर्तन से पहले की मांगी जाने वाली मांग मात्रा। तो ये बड़ा आसान सूत्र है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। डेल्टा क्यू का अर्थ होता है मांग में परिवर्तन। पहले जो मांगी गई और अब जो मांगी गई है उस दोनों के मध्य का अंतर ही डेल्टा क्यू कहलाएगा। और डेल्टा पी कहलाएगा कि पहले वाली कीमत और अब वाली कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा पी, और पहले वाली जो कीमत थी वो आपकी टी कहलाएगी, और पहले वाली जो मांग मात्रा थी वो क्यू कहलाएगी। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, और 4 नंबर के क्वेश्चन बीए, एमकॉम और अपने एमए में भी पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि कीमत लोच को ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पर लिया है। देखिए किसी वस्तु की कीमत 7 रुपए, प्रारंभिक कीमत कितनी है? 7, और बढ़ती कितनी हो जाती है? 10। तो यहाँ आपको वही सूत्र याद रहना चाहिए, ये कि कीमत से मन दे रखा है, यानी डेल्टा पी क्या दे रखा है? डेल्टा पी दे रखा है, यानी 7 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10। 7 से बढ़कर कितनी हुई? 10। और तो उसकी मांग मात्रा 6 इकाई से घटकर कितनी हो जाती है? 4। कीमतें बढ़ी कि मांग मात्रा कितनी है? 6 से घटकर कितनी हो गई है? 4। यानी मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ है। तो डेल्टा क्यू यहां पर दे रखा है, और प्रारंभिक कीमत 7 और ये इकाइयां कितनी है? 6। तो यानी आपके क्वेश्चन पूरे दे रखे हैं यहां पर। तो इस क्वेश्चन को हम यहां सॉल्व करेंगे। तो यहां सूत्र क्या हो जाता है? सूत्र बराबर आपका आ जाता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी इंटू क्यू। अब देखिए डेल्टा क्यू ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक कीमत कितनी देखिए? 7, बढ़कर कितनी हो गई? 10। तो 10 माइनस कितनी हुई? 7 बराबर 3। फिर प्राइस कितनी देखिए? डेल्टा पी पहले कितनी थी? 6, अब कितनी हो गई? 4। तो यहाँ 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है। फिर प्रारंभिक पहले वाली कीमत कितनी? 7, तो ये 7। फिर प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 6, तो ये हो जाएगा 6। अब सूत्र में लगा देंगे, तो सूत्र में 3 बटे 2, क्योंकि डेल्टा क्यू कितना दे रखा? 3, और डेल्टा पी दे रखा आपका 2, इंटू प्रारंभिक कीमत कितनी है? 7, और अपने क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 6। तो यहाँ कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 बटे 4। कितना हो गया? 7 बटे 4। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ईपी बराबर 1.67। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ ईपी लगेगा क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हम इसको कहते हैं सूत्र के अंतर्गत। ठीक है। अब ये इस प्रकार से सोल्व होगा। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंतर्गत प्रारंभिक कीमत, सबसे पहले जो कीमत दे रखी है वो प्रारंभिक कीमत कहलाएगी, और सबसे पहले उसी कीमत के आधार पर जो मांग मात्रा मांगी जाती है वो प्रारंभिक मांग मात्रा कहलाती है। और डेल्टा क्यू जो पहले की मांग मात्रा है
उस मांग मात्रा के पश्चात जो मांग मात्रा कीमत के घटने पर मांगी गई थी उन दोनों के मध्य का अंतर, और डेल्टा पी पहले वाली कीमत और अब की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उस अंतर को डेल्टा पी कहते हैं। और इसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा और इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि डेल्टा पी किसे कहते हैं, डेल्टा क्यू किसे कहते हैं, और पी क्या होता है, क्यू क्या होता है। दिमाग में यही रखना, पी अगर केवल पी दे रखा प्रारंभिक, केवल क्यू दे रखा तो प्रारंभिक मांग मात्रा, और डेल्टा लगा दिया है तो परिवर्तन। डेल्टा का अर्थ ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे आसानी से इस प्रकार के 4 नंबरों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो संबंधित अपने जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।